लेक्चर है, ये है preposition का लेक्चर नंबर 4. So as you all know कि 3 lectures हम already complete कर चुके हैं. Today is lecture number 4 in which we are going to do the rest of the prepositions. जो हमारे बचे हुए हैं preposition वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है. और आज preposition पूरा complete हो जाएगा. तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने बहुत सारे prepositions अब तक complete किए. preposition की मैंने आपको definition क्या बताई थी, एक बार उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ. तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्या काम करता है, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगा और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें रिलेशन बताएगा उस नाउन या प्रोनाउन का रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से, राइट. और जिस भी नाउन प्रोनाउन का ये हमें वो बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है बचे हुए पार्ट ऑफ सेंटेंस से, सो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा. किसका? जो भी नाउन प्रोनाउन है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था. उसके बाद हम अलग अलग प्रेपोजिशंस कर रहे थे. तो आइए शुरू करते हैं. आज बारी है ओ एफ ऑफ प्रेपोजिशन की. किसकी बारी है? ओ एफ ऑफ प्रेपोजिशन की. सो ऑफ का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है? का, ठीक है. तो ये ऑफ जो है ये क्या हमें दिखाएगा? ये हमें एक रिलेशन दिखाएगा. ऑफ क्या दिखाएगा? हमें रिलेशन दिखाएगा हमारा किसी चीज के साथ. जैसे वो राम का भाई है. क्या बोला गया यहाँ पे? वो राम का क्या है? भाई है. सो ही इज द ब्रदर ऑफ राम. सो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफ का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ऑफ का ऑब्जेक्ट राम कहलाएगा. और राम का रिलेशन बताया गया ऑफ की मदद से. ही इज द ब्रदर, कि वो भाई है. लेकिन किसका भाई है? ये हमें ऑफ की मदद से पता चला कि भाई राम का भाई है ना. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टू प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टू और टू वर्ड्स में अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं. तो आइए देखते हैं. जब भी हमें, वैसे टू को हम क्या बोलते हैं? को. जैसे का यूज हो रहा था ऑफ के लिए, लेकिन को का यूज क्या होता है? टू मतलब होता है को का किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. तो हम बोलते हैं ना मैं स्कूल को जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू स्कूल. यहां पर स्कूल जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये क्या है? इस सेंटेंस का जो रिलेशन है स्कूल के साथ वो हमें टू से पता चला कि भाई जो मैं जा रहा हूं बोल रहा है वो कहां को जा रहा है? वो स्कूल को जा रहा है, राइट. सीता हमारे घर आ रही है. सीता इज कमिंग टू आवर होम. अब होम यहां पर क्या हो गया? आवर होम ऑब्जेक्ट हो गया. किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ये टू प्रेपोजिशन का कहलाएगा, क्योंकि इसकी मदद से हमें पता चला कि सीता कहां जा रही है, राइट. सो सीता इज कमिंग टू आवर होम. वो कहां आ रही है? हमारे घर को आ रही है. क्लियर हो गई? ऑफ का यूज रिलेशन दिखाने के लिए और टू का यूज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है. अब डिफरेंस देखना टू और टू वर्ड्स में, समझने की कोशिश करना ये डिफरेंस टू और टू वर्ड्स का. टू वर्ड्स मतलब होता है की तरफ. क्या होता है टू वर्ड्स का मतलब? की तरफ. देखो, अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल जा रहा हूं. हो सकता है आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं लेकिन कहीं और जा रहे हैं, राइट. तो हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे मेरे दोस्त का घर भी हो, मैं वहीं जा रहा हूं. इसीलिए टू स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल जाना. और टुवर्ड्स स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल की तरफ जाना. पर पता नहीं है हमें कि ये कहां जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता. जैसे टू से हमें एग्जैक्ट पता है कि वो घर ही जा रही है, वो स्कूल ही जा रही है. लेकिन जब हम बोल रहे हैं टुवर्ड्स तो हमें ये नहीं पता कि वो उसी जगह जा रहे हैं या नहीं. सो ये वाला डिफरेंस जरूर याद रखना टू और टुवर्ड्स का. अक्सर आपसे स्पॉट द एरर टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये चीज पूछ लेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, इसमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक है. जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल. मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल. वो तुम्हारी तरफ आ रहा था, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू. तो अभी नहीं पता कि भाई तेरे पास ही आ रहा था या स्कूल ही जा रहा था, ठीक है. सो टुवर्ड्स क्या है? यहाँ पर प्रेपोजिशन है. और स्कूल क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. इस टुवर्ड्स की मदद से हमें क्या पता चल रहा है कि आई एम गोइंग जो है इसका रिलेशन स्कूल के साथ क्या है,
वैसे ही he was coming towards you, you क्या हो गया, towards का ऑब्जेक्ट हो गया, towards क्या हो गया, preposition, preposition को P लिख रही हूं मैं, towards preposition हो गया, he was coming towards you। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस। सो ऑफ का यूज किस लिए किया, रिलेशन बताने के लिए। टू का यूज किस लिए किया, किसी जगह जाने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मतलब मैं दिल्ली ही जा रहा हूं। और अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो भाई मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, तो वहां से मैं कहीं और भी जा सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा क्या है, ओवर। ओवर का यूज हम कब करते हैं, कोई चीज हमारे जब ऊपर होती है लेकिन हमें छूती नहीं है, बिना छुए हुए, अबव विदाउट टच, अबव विदाउट टच, तो वो क्या है, हमारे ऊपर है। अबव हमने यूज कब किया था, जो चीज हमसे बहुत ज्यादा ऊपर होती है ना, और हमें टच नहीं होती है। जैसे मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, आई जम्प्ड ओवर द रूफ, ओवर द रोप, आई जम्प्ड ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड। तो देखना, कोई चीज अगर गति में होगी तो भी हम ओवर का यूज करते हैं। द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, राइट। नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। सो ध्यान रखिएगा, इसमें जो डिस्टेंस होता है ना ओवर वाली चीज में, ये ज्यादा नहीं होता, ठीक है, और ये टच नहीं करता है। कोई भी चीज अगर आपके ऊपर है तो आप उस चीज को टच नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, कोई चीज गति में होगी तो भी आप ओवर का यूज करोगे। क्लियर हो गई ये बात। तो यहां पर भी देखो, द रोप क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई किसका, ओवर का, और आई जंप्ड के साथ रिलेशन बताया ओवर ने हमें। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, आवर हेड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, किसका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ओवर का। ऐसे ही यहाँ पर द रिवर ऑब्जेक्ट होगा, किसका ऑब्जेक्ट होगा, ओवर का। तो कैसे बोलेंगे, आई जंप्ड ओवर द रोप, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। सो ओवर मतलब ऊपर लेकिन बिना छुए हुए। ऑन का मतलब क्या था, ऊपर था लेकिन छुए हुए था। कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी है, कोई बड़ी चीज के ऊपर कोई छोटी चीज रखी है, एट दैट टाइम वी यूज ऑन, जब उन दोनों में संपर्क होता है, जब उन दोनों में टच होता है, कॉन्टैक्ट होता है। समझ में आ गई बात। चलो अब आ गया विद इन प्रेपोजिशन। सो विद इन प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन का यूज हमने कब किया था, अगर आप बच्चों को याद हो पिछली क्लास में या पिछली से पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विद प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब भी हम कोई टास्क करते हैं, कोई काम का होना या करना किसी चीज की मदद से। करते हैं या नहीं करते हैं, किसी काम का होना या करना किसी चीज की मदद से, लेकिन ये था विद, अब है विद इन। तो कंफ्यूज मत होना, विद और विद इन दोनों अलग अलग है। विद इन का यूज हम क्या करेंगे, समय अवधि के अंदर, जैसे विद इन अ टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। तो उसने बोला भाई 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा। समझ में आ गई ये बात। वो 2 दिन में ही वापस आ गया है। He has come back within just 2 days. He has come back within just 2 days. जब हमने at, in, on preposition पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, वो वाली चीज भी याद रखना। वहां पर भी हमने बताया था कि एक दिए गए समय से अगर कोई काम पहले हो रहा है, वहां पर भी क्या यूज हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास जो थी उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। प्रेपोजिशन की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और करेक्ट प्रेपोजिशन फिल नहीं कर पाते जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। सो मेक श्योर कि जो भी प्रेपोजिशन है उसका मतलब क्या है हिंदी में वो भी याद रखें, और उससे रिलेटेड रूल क्या है वो भी आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा, है ना। सो मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, या वो 2 दिन में ही वापस आ जाएगा। ही हैज कम बैक विद इन 2 days। क्लियर हो गई। सो विद इन का यूज हम कहाँ करेंगे, विद और विद इन दोनों अलग अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। विद का यूज कम करते हैं, कब करते हैं हम विद का यूज, जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर विद द हेल्प ऑफ पेन, आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन। सो विद का यूज हमने क्या किया कि एक पत्र लिखने के लिए हमने एक पेन का इस्तेमाल किया।
ठीक है। विद इन का मतलब किसी समय अवधि के अंदर अंदर, विद इन अ टाइम पीरियड। जैसे मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, या फिर मैं 2 मिनट में ही घर वापस आ जाऊंगा, या वो 2 दिन में ही वापस आ गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्या है, देन। ध्यान रखना ये THEN नहीं है। देन तो क्या हो जाता है, के बाद। देन क्या होता है, देन होता है तुलना के लिए। ठीक है, जैसे हम बोले ही इज टॉलर देन मी या शी इज ब्राइटर देन मी, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूजुअली यूज होगी। जब भी आप देखोगे, देखो यहां पर बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो आपने देखा, क्योंकि हम देन प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, और इसका यूज कब होता है, जब हमें कोई भी कंपैरिजन करना होता है। इसका इस्तेमाल कब होगा, जब हमें कोई भी तुलना करनी होगी। तो तुलना करने के लिए देन का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वर्ब होगी वो भी कंपैरेटिव डिग्री की यूज होगी। वर्ब कौन सी यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री। नो, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि ये वाला प्रेपोजिशन तुलना करने के लिए ही यूज किया जा रहा है। मैं तुमसे बेहतर हूं, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। हम उससे लंबे हैं, वी आर टॉलर देन ही, वी आर टॉलर देन ही। ठीक है, ध्यान रखना THAN है, नॉट THEN। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। थ्रू आउट, थ्रू आउट। अब हमने जब थ्रू का यूज देखा था, THROUGH, तो हमने क्या जाना था, थ्रू का यूज हमने क्या देखा था कि किसी भी, या तो एक चीज ऐसे कि कोई चीज आर पार आप देख सकते हैं, जैसे आई कैन सी यू थ्रू दिस विंडो, मैं तुम्हें देख सकता हूं इस विंडो के जरिए, आर पार देख सकता हूं। आई कैन सी थ्रू दिस ग्लास, भाई मैं इस ग्लास के आर पार देख सकता हूं। या फिर हमने थ्रू का यूज कहां किया था, जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो आजू बाजू से, ऊपर नीचे से या कॉर्नर से बंद है, ठीक है, वहां पर भी हम थ्रू का यूज कर रहे थे। जैसे आई एम वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, तो गली जो है वो आसपास से बंद होती है, साइड से, है ना, सीधी सीधी होती है। सो वो यही बोलते हैं, थ्रू का यूज हम कब करते हैं। लेकिन थ्रू आउट का यूज कब होता है, ये अलग होता है बिल्कुल। थ्रू आउट मतलब सारा या पूरे, सारा या पूरा। जैसे सारा दिन भर, पूरी जिंदगी भर, बोलते हैं ना हम, सारा दिन भर से मैं ये कर रहा हूं, या सारा दिन भर से मैं पढ़ रहा हूं। सो मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम, हर, या आई लव्ड हिम, या फिर आई लव्ड हर थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब पूरा, पूरी जिंदगी भर। हमने रात भर काम किया, वी वर्क थ्रू आउट द नाइट। सो थ्रू के साथ जब आउट लग जाए, दैट मीन्स पूरा। दैट मीन्स क्या होता है, पूरा या फिर सारा। तो हमने सारा दिन काम किया, या मैंने तुमसे सारी जिंदगी प्यार किया, या जहां भी आपको सारा बोलना है, कंप्लीट, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, थ्रू आउट का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है विदाउट। अगेन, जब हमने विद का यूज बताया था तो हमने किसी चीज को परफॉर्म किया किसी चीज की मदद से। जब हमने विद इन का प्रयोग बताया, जब हमने बताया किसी समय अवधि के अंदर। अब है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना। क्या बिना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। तो भाई मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, है ना। सो यहां पर ये चीज समझ में आई आपको। विदाउट का यूज हम कब करेंगे, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट सी विदाउट माई स्पेक्टिकल्स, मैं अपने स्पेक्टिकल्स के बिना नहीं देख सकता। आई कैन नॉट गिव एग्जाम विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़े मैं पेपर नहीं दे सकता। आई कैन नॉट राइट विदाउट पेन, मैं पेन के बिना नहीं लिख सकता। आई कैन नॉट टीच विदाउट प्रिपेयरिंग माई लेक्चर, मैं लेक्चर प्रिपेयर करे बिना पढ़ा नहीं सकती। तो ये सब क्या हो गए, विदाउट के यूज। विदाउट मतलब बिना। ओके, अब बात है अप की। क्या बात है, अप की। अप का यूज हम कब करते हैं, ऊपर के लिए। जैसे अबव और डाउन का यूज हम कब कर रहे थे, ऊपर और नीचे के लिए। लेकिन कब, जब हम किसी लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि लिस्ट में ऊपर या किसी लिस्ट में नीचे। दूसरा, हम डाउन का यूज कब कर रहे थे, नीचे की दिशा की ओर जाने के लिए कर रहे थे, याद हो अगर आपको। यहां पर अप का यूज किस लिए होगा, ऊपर के लिए। जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग अप।
गुब्बारा ऊपर जा रहा है, बलून इज गोइंग अप। तो ऊपर का यूज कब हुआ? ऊपर का यूज ऊपर की दिशा दिखाने के लिए। ऊपर की दिशा, जैसे जो कीमतें हैं वो ऊपर जा रही है, तो ऊपर की दिशा में जा रही है, दैट मीन्स बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है ना। नीचे की दिशा दिखाने के लिए हमने क्या बताया था? जैसे आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे हैं। वैसे ही अप का यूज कैसे हुआ? गुब्बारा ऊपर जा रहा है, सो दिशा क्या है यहाँ पर? ऊपर की है। क्या दिशा है यहाँ पर? ऊपर की दिशा, इसीलिए हमने अप प्रेपोजिशन का यहाँ पर यूज किया। समझ में आई बात? कुछ पल्ले पड़ी? चलिए नेक्स्ट है अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का यूज भी क्या होता है? दिशा के लिए। जैसे यहां पर हमने भी दिशा बताई ऊपर की, भाई वो ऊपर जा रहा है। अपवर्ड का भी होता है ऊपर की तरफ, जैसे उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, मोशन में है ना। He threw the stone upwards। अपवर्ड्स का मतलब भी ऊपर की तरफ जा रही है कोई चीज। डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, सो अप और डाउन, ठीक है, अबव और डाउन हो गया, या फिर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स हो गया। इनका लगभग ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, आपको बस ये देखना है कि आप कहां इन्हें यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहां पर हमें समझ में आ गया कि भाई नीचे की तरफ बोल रहा है। अगर मैं बोलूं डाउन, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं? आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, भाई मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। सो आपने जब बोलना था सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूं, आपने बोला डाउन स्टेयर्स। आप जब बोलते हैं अपस्टेयर्स, मतलब आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। यहां पर डाउनवर्ड्स बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। He threw the stone downwards, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। He threw the stone downwards, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हुआ चीज? चलो नेक्स्ट, अगो। अगो मतलब पहले, समय के साथ। अगो का यूज कब करते हैं? पहले। पहले कब? समय के साथ। जैसे वो 2 साल पहले आया, ही केम 2 years ago। वो 2 साल पहले आया, ही केम 2 years ago। राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था, राम हैड डन बीटेक 6 years ago। राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था, राम हैड डन बीटेक 6 years ago। सो इसी अगो का यूज कब हुआ? जब हमें क्या बताना है? पहले बताना है। किसके कंपैरिजन में? सॉरी, किसके कॉन्टेक्स्ट में? समय के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ दोनों ही जगह समय की बात हो रही है। 2 साल, 6 साल, क्या है यहाँ पर? समय बताया जा रहा है। सो अगो का यूज आप क्या करेंगे? पहले के लिए करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पहले के लिए तो बिफोर का यूज भी हो रहा था, तो बिफोर वो अलग है, वो जगह के लिए हो रहा है। यहां पर अगो का यूज समय के साथ हो रहा है, समय में जब आपको बताना है पहले। ओके, चलो अब बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड समझना, अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर, किसी चीज के अंदर, जो चीज बंद हो। जैसे अगर मैं कहूं कि आप घर के अंदर हैं, तो भी आप इनसाइड ही हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है ना, एक बंद चीज है ना घर। होम इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ enclosed structure, so if you are in means you are actually inside। एग्जाम्पल से समझना, कंप्यूटर के अंदर क्या है? what is inside the computer? so इनका यूज भी कब करते हैं? कोई चीज जब किसी चीज के अंदर होती है। एंड इनसाइड का यूज भी हम कब करते हैं? जब कोई चीज किसी एक बंद आकृति के अंदर होती है। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज जब किसी बंद आकृति के अंदर होती है, एट दैट टाइम वी यूज इनसाइड preposition। सो सी over here we can see we have used inside preposition, and after that the computer is written over here। so you can see the computer is the object of inside preposition, right? so the computer यहाँ क्या है? preposition है, किसका? ऑब्जेक्ट है, किसका? inside preposition का। ये हमें क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। what is, क्या है, लेकिन कहाँ क्या है? इस कंप्यूटर के अंदर क्या है? कंप्यूटर इज एन एनक्लोज्ड फिगर, राइट। नेक्स्ट, वो अंदर था और मैं बाहर था। he was inside and I was outside। so again you can see we have used one more preposition, that is outside। so inside उसने बताने के लिए कोई चीज, भाई मैं अंदर हूं इस चीज के, एंड कोई चीज बाहर है, सो बोल रहे मैं बाहर था। so he was inside and I was outside।
इनसाइड प्रेपोजिशन समझ में आया? क्लियर? आउटसाइड नेक्स्ट प्रेपोजिशन, अभी हमने बोला कि किसी एक एनक्लोज्ड फिगर के अंदर अगर कोई चीज है तो वो क्या कहलाएगी? इनसाइड कहलाएगी. बट एट द सेम टाइम समथिंग इज आउट ऑफ एन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. आउट ऑफ एन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर मतलब किसी बंद आकृति के बाहर है. फॉर एग्जाम्पल, वो घर के बाहर खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड दी होम. सो वो घर के अंदर नहीं था. अगर हमें क्या कहना है वो घर के अंदर था तो हम क्या कहते हैं? ही इज इनसाइड दी होम. लेकिन अगर हमें कहना है बाहर है तो वो उस बंद आकृति के बाहर है. वो स्कूल परिसर के बाहर था. ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस. अगेन यू गॉट अ न्यू वर्ड, राइट इट डाउन. प्रेमिसेस. प्रेमिसेस मतलब परिसर. ठीक है, वो जो पूरा एरिया होता है, जिस एरिया में पूरा स्कूल है, उसे हम प्रेमिसेस बोलते हैं. ठीक है. सो आउटसाइड का यूज बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति से बाहर, किसी बंद आकृति से बाहर. इनसाइड आउटसाइड समझ में आ गया. अपवर्ड डाउनवर्ड समझ में आ गया. विद इन थ्रू आउट समझ में आ गया. ऑफ टू टूवर्ड्स समझ में आ गया. अब तक ये प्रेपोजिशंस हम कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, बिसाइड और बाय. इन चारों ही प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? बगल में. बाय का यूज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी. ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी मतलब वो मेरे बगल में खड़ा था. अगर मैं बोलूं ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, दैट ऑल्सो मीन्स द सेम, कि भाई वो मेरे साथ में खड़ा था. इफ आई एम सेइंग ही इज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, इसको एडजेसेंट मत पढ़ना, एडजेसेंट. डी हल्का सा साइलेंट होता है यहाँ पे. एडजेसेंट and then beside. So if you are using next to, adjacent, beside और by, इन चारों ही preposition का मतलब क्या होता है? बगल में. जो चीज आपके साइड में है. वो मेरे बगल में खड़ा था. He was standing next to me, or you can say he was standing adjacent me, or you can say he was standing beside me, or you can say he was standing by me. So we have 4 options. हमारे पास 4 options है बगल में बताने के लिए. कोई चीज अगर हमारे साइड में है, ठीक है, क्लियर हो गया. बाय का हम पहले पढ़ चुके थे, बट ये तीनों भी उसी के लिए यूज होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे. ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा था. राइट जैसे आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू. QUEUE कतार, लाइन. ठीक है, क्यू की स्पेलिंग भी ध्यान रखो. और क्यू क्या होती है? लाइन या फिर कतार. मैं लाइन में राम के पीछे था. आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू. आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू. अगेन उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है. देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. सो मतलब क्या है यहाँ कहने का? पीछे. ठीक है, चाहे वो लाइन में पीछे हो, चाहे वो कतार में. लाइन या कतार एक ही चीज है. कहीं भी कोई चीज अगर पीछे है तो एट दैट टाइम आप क्या बोलते हैं? बिहाइंड बोलते हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट इज अहेड ऑफ. नेक्स्ट प्रेपोजिशन अहेड ऑफ, आगे. अब समझना है, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, जहां पर रूल्स चेंज हो जाते हैं. लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं किस चीज को लेकर. इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहां पर किया जाता है. तो सोचो, आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है. ठीक है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है. उसकी क्या है? पीठ है, बैक आपकी तरफ है. सो इसे अहेड कहेंगे. इसे क्या कहेंगे? अहेड कहेंगे. और आप उसके पीछे हैं, यानी बिहाइंड. ठीक है, वो आपके आगे है, अहेड. आप उसके पीछे हैं, बिहाइंड, क्योंकि आपको उसकी बैक दिख रही है. पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, उसको देखते हुए, उसका फेस आपकी तरफ है. इफ यू आर टॉकिंग टू समवन फेस टू फेस, बैक नहीं है उस बंदे की, उसका फेस आपकी तरफ है. सो एट दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ का यूज हम करते हैं. सो अहेड कब यूज कर रहे हैं? अहेड कब यूज कर रहे हैं? जब आप किसी चीज के पीछे खड़े और उस चीज की बैक है आपकी तरफ. पर अगर आप क्या कर रहे हो? किसी चीज के सामने फेस टू फेस खड़े हो, एट दैट टाइम यू यूज इन फ्रंट ऑफ. ओके, सी मैं लाइन में राम के आगे था. आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू.
आई वॉज अहेड ऑफ राम। उसके आगे कोई नहीं खड़ा है, देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कोई भी नहीं खड़ा है, देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कोई भी नहीं खड़ा है। तो यहां पर आपको अहेड ऑफ में और इन फ्रंट ऑफ में बात समझ आई। डिफरेंस बेसिकली मेन ये है, इन फ्रंट ऑफ के केस में आप किसी चीज के सामने फेस टू फेस हैं, मतलब आप इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग अगर आप बोलो तो दैट बिल्डिंग इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, उस बिल्डिंग का फेस आपकी तरफ है, फ्रंट आपकी तरफ है, एट दैट टाइम यू विल यूज इन फ्रंट ऑफ। बट अगर आप बोल रहे हो कि मैं बिल्डिंग के पीछे खड़ा हूं, सो आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द बिल्डिंग, मतलब उस बिल्डिंग का क्या है, बैक आपकी तरफ है, ठीक है। सो या फिर आप क्या बोलेंगे, द बिल्डिंग इज अहेड ऑफ मी, मतलब वो बिल्डिंग क्या है, मेरे आगे है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अक्सर बोलते समय हम क्या बोलेंगे, द बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी, एट दैट टाइम द बिल्डिंग शुड फेस यू, मतलब उसकी बिल्डिंग का फेस आपकी तरफ होना चाहिए, पीठ नहीं, बैक वाला एरिया नहीं। क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया अब इस चीज में। चलो, एक्सेप्ट को छोड़कर या के अलावा, ये काफी इजी है, जनरली बहुत लोग यूज करते हैं, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं, के अलावा। जैसे यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। दिस शॉप opens every day except Sunday. The shop opens every day except Sunday. तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूं, I can scold anyone except you. So जब आप बोलें कि भाई तेरे को छोड़कर या तेरे अलावा या इस चीज के अलावा, ठीक है, so वहां पर आप क्या करेंगे, EXCEPT। ध्यान रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ACCEPT एक्सेप्ट, ये तो होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। और एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट क्या होता है, आशा रखना कुछ भी। ये दोनों अलग हैं, ये वाला सही है, मतलब ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, गलत नहीं है ये, है ना। ये मत सोचना मैंने इनके आगे क्रॉस का साइन लगा दिया तो ये गलत है, यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग अलग है और ये वाली अलग है, ठीक है बेटा। सो यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है और तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूं, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड आई कैन स्कोल्ड यू एनीवन एक्सेप्ट यू, ठीक है। आइए, बिसाइड्स और ड्यूरिंग। अभी एक बिसाइड का यूज हमने देखा था, यहां पर था बिसाइड, यहां पर है बिसाइड्स, के अतिरिक्त। एक एस ने ही पूरा मीनिंग बदल दिया, एक एस ने ही पूरा मीनिंग बदल दिया। हाउ, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या, डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस, नॉट बिसाइड दिस, बिसाइड हो जाएगा के साथ, मतलब किसी चीज के बगल में। So, do you eat anything else besides this? तो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, एक्स्ट्रा में पूछ रहा है वो। ड्यूरिंग का यूज हम कम करेंगे, ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं के दौरान के लिए, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसके दौरान, ठीक है। छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वकेशंस, ड्यूरिंग वकेशंस। हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं, वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक। सो यहाँ पर जो ड्यूरिंग का यूज हुआ वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, के दौरान, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस सेंटेंस में क्या है, वेकेशन। सो जो वेकेशन का टाइम है, ड्यूरिंग दैट टाइम, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द ब्रेक, जो छुट्टी के समय का है, ठीक है। सो हम ब्रेक के दौरान क्या कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। सो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अबव, ठीक है, और अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन सब के जो भी थोड़े बहुत अंतर है ना, उन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर बच्चे अक्सर मात खाते हैं और वहीं पर टीचर्स जो है उनके मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप टू, नेक्स्ट इज अप टू। अप टू मतलब तक, कैसे, किसी दूरी तक, मतलब कि अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, या किसी जगह तक, अप टू अ सर्टेन प्लेस, और थर्ड वन किसी उम्र तक, अप टू सर्टेन एज। सो तीन चीजों में ध्यान रखना, तीन तरीके की जगहों पे आपको दिखाई देगा, किसी दूरी तक, किसी जगह तक और किसी उम्र तक। फॉर एग्जाम्पल,
मैं बस देहरादून तक गया. I just went up to देहरादून. सीता ran up to 5 kilometers. तो वो कितना दौड़ी? वो 5 किलोमीटर तक दौड़ी. इस वाले में हमने बताया डिस्टेंस. सीता ran up to 5 kilometers, डिस्टेंस बताया. तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए. यहां पर हमने बोला एक उम्र की बात की. यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18. आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हुआ? सर्टेन प्लेस की बात हुई, यहां पर सर्टेन डिस्टेंस की बात हुई, और यहां पर क्या हुआ? सर्टेन एज की बात हुई. जहां पर हमने तक के कॉन्टेक्स्ट में से यूज किया किसको? अप टू प्रेपोजिशन को. ठीक है. नेक्स्ट इज अराउंड. फॉर एग्जाम्पल चारों ओर. कवर्ड इन ऑल दी डायरेक्शंस. सी, लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था. पीपल वर अराउंड मी. चारों तरफ थे, येट आई वॉज अलोन. फिर भी मैं अकेला था या तन्हा था. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एम आई क्लियर? अराउंड का यूज हम कहां करेंगे? ठीक है. तो चारों ओर, कवर्ड इन ऑल दी डायरेक्शंस. ठीक है, मतलब बोलते ना हर तरफ. अलोंग. अलोंग का यूज हम कब करते हैं? साथ में के लिए. विद अ पर्सन और विद अ थिंग. दो कॉन्टेक्स्ट हैं, अलोंग विद अ पर्सन और अलोंग विद अ थिंग. क्या तुम साथ आओगे? विल यू कम अलोंग? विल यू कम अलोंग. अलोंग का मतलब यहां क्या निकल कर आया? साथ में. तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा. यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल. सो अलोंग का मतलब क्या हो गया? साथ में. ठीक है, साथ में या तो किसी पर्सन के या फिर किसी थिंग के. ठीक है. नेक्स्ट इज अलोंग साइड. अब क्या डिफरेंस है अलोंग और अलोंग साइड में? सो सी, किनारे के साथ में, जैसे नदी के साथ में लगी हुई एक रोड. फॉर एग्जाम्पल अ रोड अलोंग साइड द रिवर. सड़क के किनारे साथ में लगी हुई एक कार. अ कार पार्क्ड अलोंग साइड द रोड. सो किसी चीज के किनारे के साथ में. ठीक है. जैसे देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर. नदी के साथ साथ एक रोड है, तो वो जो रोड है वो नदी के साथ साथ है, नदी के किनारे की साइड है. रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है. अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग द रोड, अलोंग साइड द रोड. सो अलोंग और अलोंग साइड. अलोंग मतलब साथ होता है प्लेस, पर्सन और थिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और अलोंग साइड होता है किसी चीज के किनारे और साथ में. किसी चीज के किनारे और साथ में के लिए हम अलोंग साइड प्रपोजिशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अक्रॉस. अक्रॉस का यूज किसके लिए करा जाएगा? के पार के लिए, है ना. जैसे हम बियॉन्ड का यूज कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो. याद है? किसी चीज के पार. जैसे क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? एक आदमी सड़क के पार खड़ा था. देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर. तो किसी चीज के पार कोई चीज खड़ी है. ठीक है. मेरी दुकान सड़क के उस पार है. माई शॉप इज अक्रॉस द रोड. क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? चलो, अब यहां पर हमारे जो प्रेपोजिशंस थे ये खत्म हो गए हैं. सभी प्रेपोजिशंस ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं. याद करने पड़ेंगे आपको ये, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. ठीक है. समझो, रूल्स को देखो और उन्हें याद करो. इनका मीनिंग क्या है, कहां कहां यूज होते हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं. नाउ क्विज खेलते हैं फटाफट से. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. आई एम वरिड ब्लैंक स्पेस द एग्जाम. मैं चिंतित हूं. किसको लेकर, किसके बारे में? इन द एग्जाम, अबाउट द एग्जाम, ऑन द एग्जाम या ऑफ द एग्जाम? Next question. I am envious blank space them. I am envious of them, about them, in them, on them. Envy करना मतलब ईर्ष्या करना. चलिए, so question number 1. I am worried about the exam. मैं एग्जाम्स को लेकर चिंतित हूं. I am envious of them. किससे ईर्ष्या है मुझे? उन लोगों से मुझे ईर्ष्या है. तो आज प्रेपोजिशंस कवर कर लिए हम.